गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एएसएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर। जो आज हम लोग फिजिक्स का आज केस थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। केस थर्ड में था किसी भी स्थिति में इसको बोलते हैं एनी पोजीशन। तो हम लोग कल दो पोजीशन का बात कर चुके हैं, एक अक्षीय स्थिति में और एक क्या था, निरक्षीय स्थिति में। थोड़ा सा गौर करिएगा, फिर हम इसके डायग्राम को यहाँ समझने के लिए यहाँ बना रहे हैं, थोड़ा क्लियर समझिएगा। आज अक्षीय में क्या था यहाँ पर कि एक हम विद्युत द्विध्रुव को लिए थे, इस पर माइनस की आवेश है और इस पर प्लस की आवेश है, इतना है। और यह मध्य बिंदु O था, इसको A माने थे, इसको B माने थे। यहाँ से R दूरी पर, कितना दूरी पर, R दूरी पर। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, इसकी दूरी को हम क्या लिए थे, R लिए थे। यहाँ P था हम लोग का कल वाला डायग्राम, यही था ना बाबू। यहाँ पर हम लोग का पॉइंट क्या था बाबू, P था। पॉइंट क्या यहाँ था हम लोग का, P था। ओके, और यहाँ ध्यान रखिएगा, इस तो बताए थे कि जब प्लस लगेगा तो इसके विद्युत क्षेत्र E1 होगा, E1 वेक्टर ऐसे लिए थे, और ये जब लगेगा तो इसका लिए थे E2 वेक्टर। इतना तो कंफर्म था। जब इसको L माने थे, यहाँ L माने थे, और यहाँ से यहाँ तक पूरा जो दूरी हम लोग माने थे 2L माने थे। यहाँ तक तो कंफर्म था। इसका जो हम विद्युत क्षेत्र का बात किए थे 1/4πε0 2p बाई क्या था, R3। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जो परिणामी ये जो निकला था, इसका जो दिशा था, और यहाँ P वेक्टर था, कौन वेक्टर था, P वेक्टर था। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र का जो दिशा था, परिणामी लिखेगा, परिणामी वहां नहीं लिखे थे, वहां लिख लीजिएगा लास्ट में, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बीपी वेक्टर के अनुदिश है। देखिएगा, कहने का मतलब यह है कि पी वेक्टर जिधर है उधर हम लोग का क्या है, ई वेक्टर भी है। इसलिए इसके बीच का कोण कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। ये क्वेश्चन आता है, एक आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अक्षीय स्थिति में, याद रखिएगा, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण कितना डिग्री होता है। तो याद रखिएगा कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण जो होता है वो कितना डिग्री होता है, वो 0 डिग्री होता है। इसको नोट 1 मान लीजिएगा, नोट का मान लीजिएगा 1। तो याद रखिएगा नोट 1। फिर आप लोग इसको समझने के लिए हम पॉइंट को बता रहे हैं, ठीक है। तो कोई पूछेगा, याद रखिएगा कि अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, अक्षीय स्थिति में जो उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, तो E बराबर 1/4πε0 2p बाई का होता है R2। एक क्वेश्चन आएगा कि अक्षीय स्थिति में P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण कितना डिग्री होता है। मतलब अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर और विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के बीच कोण 0 डिग्री होता है। इस नोट को अच्छा से समझिएगा, आई होप समझ गए होंगे। चलिए नोट सेकंड का बात करने जा रहे हैं बाबू। सेकंड नोट का बात करें, ध्यान दीजिएगा कि एक और डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर था निरक्षीय वाला, तो यहाँ हम लोग का क्या है, इसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है, यहाँ A है, यहाँ B है। ओके, और याद रखिएगा यहाँ पर माइनस क्यू था, यहाँ पर प्लस क्यू है। यहाँ के बीच की दूरी L है, यहाँ के बीच की दूरी L है। इसे R दूरी पर नहीं, अब निरक्षीय था ना, तो निरक्षीय में हम लोग ऊपर का बात की थे, यहाँ पॉइंट था। जब यहाँ बात की तो हम लोग का ऐसे डायग्राम बना होगा,
लेकिन आप इससे कितना दूरी पर, r दूरी पर हम लोग ऐसे, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र हम लोग का ऐसे था, इसको E1 वेक्टर माने होंगे, और एक हम लोग का विद्युत क्षेत्र ऐसे था, इसको क्या माने होंगे, E2 वेक्टर माने होंगे, और इसके परिणामी ऐसे लिए होंगे। ई वेक्टर माने होंगे इस, ओके। और याद रखिएगा यहाँ P वेक्टर था क्योंकि इसका दिशा ऋणात्मक से का धनात्मक होता है। यहाँ की दूरी हम लिए होंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको पूरा r माने होंगे, और यहाँ भी हम लोग आया होगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सोचने वाली बात है कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र हम लोग का आया था E बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आया था, P बाई क्या था, r की। ये अक्षीय है, क्या है, अक्षीय, इसको निरक्षीय बोले। एक कौन स्थिति हो गया, निरक्षीय हो गया। तो कोई पूछेगा कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र हम लोग का हुआ था E बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P बटा का है r की, और ये हम लोग का कौन स्थिति है, अक्षीय है। अक्षीय स्थिति में इतना आयोग समझ रहे हैं, एकदम क्लियर समझिएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला है बात बाबू कि अब यहां बात किया जाए कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत ध्रुवागुण के विपरीत होगा। देखिएगा यानी P वेक्टर अगर हमारा ऐसे है, ध्यान रखिएगा, P वेक्टर अगर ऐसे है, अगर P वेक्टर ऐसे है, अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर का दिशा ऐसे, थोड़ा गौर करें। देखिए P वेक्टर हमारा ऐसे जा रहा है और E वेक्टर हमारा ऐसे जा रहा है, तो एक दूसरे का हमारा विपरीत है ना। ऐसे E वेक्टर इधर हमारा है P वेक्टर, तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आप लोग एग्जाम में आता है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र एवं द्विध्रुव, चाहे विद्युत लिखेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। तो ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा आप लोग का पॉइंट दे रहे हैं कि अनुपात निरक्षीय एवं अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात। देखिए अक्षीय EX मान रहे अपने समझने के लिए EX, एक अक्ष में था EX, EX बराबर क्या आया था, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2P बाई r की। अनिरक्षीय में कितना था, EX बटा EY था, इसे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P बाई क्या था, r की। A से कैंसिल हो जाएगा, RQ से RQ भी कैंसिल हो जाएगा, तब कितना P से P भी कैंसिल हो जाएगा, EX बाई EY इक्वल का हो जाएगा 2/1। EX रेशियो EY इक्वल 2:1, यानी अक्षीय और निरक्षीय का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 2:1। या ऐसे भी लिख सकते हैं EX इक्वल 2EY, यानी ऐसे ही बोल सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो तीनों पॉइंट को आपको समझना होगा। एक तीनों पॉइंट को आप लोग क्या करिएगा कि जो आप लोग को वहां पर पॉइंट लिखवाए होंगे, अक्षीय निरक्षीय को जब सिद्ध करवा दिए होंगे, तो अक्षीय निरक्षीय को सिद्ध करवाने के बाद आप लोग यहाँ नोट में ये आप लिख सकते हैं। चाहे इसको नोट को कहीं भी बना सकते हैं, इसको प्रूफ करने के बाद भी आप इस नोट को लिख सकते हैं, मतलब कहीं भी लिखिए, बस कॉपी पर आना चाहिए। आपके कंसेप्ट को समझाने के लिए हमें पोजीशन आपको दिखाया। आई होप समझ गए होंगे कि हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको 3 को उठेगा। पहला ऑब्जेक्टिव में कि बोलेगा कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, E बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन 2P बाई r की।
अगर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, तो क्या बोलेगा 0 डिग्री होता है। यहाँ लिख दिए कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P वेक्टर और विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के बीच का कोण कितना 0 डिग्री होता है। चलिए निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो क्या बोलिएगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन P/r3 निरक्षीय स्थिति में, और दोनों एक दूसरे के विपरीत है इसलिए के बीच का कोण कितना डिग्री 180 डिग्री होगा। ठीक है, और निरक्षीय और अक्षीय स्थिति में एक मिनट यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, पहले अक्षीय लिखिएगा और तब यहाँ लिखिएगा निरक्षीय। अगर वो लिखे उल्टा हो जाता, ठीक है, तो अक्षीय निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात हम लोग का इतना होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन हम इस पॉइंट को हम हटा रहे हैं, इसको भी हटा रहे हैं, इन सब चीजों को हटा रहे हैं। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे उस डायग्राम के लिए, समझिएगा इस कंसेप्ट को समझिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया किसी भी स्थिति में, तो हम लोग दो स्थिति में विद्युत क्षेत्र जान लिए हैं। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अक्ष में, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे था तो हम उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र निकाले थे, क्लियर है। और दूसरा है कि अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर हमारा इस साइड में है तो हम इसके लंबवत निकालेंगे, तो लंबवत वाले को निरक्षीय बोलते हैं और उसके अक्ष वाले को हम अक्षीय बोलते हैं। यहाँ तक कंफर्म हो गया। चलिए, ये डायग्राम को आपको समझने के लिए दिखा दिए। अब यहाँ बोला गया है कि यहाँ भी वही काम करना है, लेकिन यहाँ क्या है, इसके डायग्राम को पहले समझ लीजिए बाबू। यहाँ हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पर प्लस Q है, पर नीचे बना रहे हैं इसको अच्छा से। एक यहाँ पर, यहाँ हम लोग का आवेश जो है प्लस, यहाँ माइनस Q है, यहाँ प्लस Q है, कंफर्म है। इसका मध्य बिंदु क्या है, वो है, इसको A माने होंगे, इसको B माने होंगे, इसकी बीच की दूरी को हम 2L माने होंगे, जैसे वैसे ही करें। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन, इसको हम L माने होंगे, इसको भी हम L माने होंगे। थोड़ा सा कंडीशन इसमें चेंजिंग क्या है, समझने वाला बात है। ये भी विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण के द्वारा ही है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें क्या था कि इसका जो दिशा हम लोग का P वेक्टर का दिशा ऐसे, इसमें भी ऐसे ही रहेगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन एक टाइम चेंजिंग हुआ था कि विद्युत क्षेत्र जो यहाँ पर ज्ञात किया गया था, यहाँ पर ज्ञात किया गया था और यहाँ पर ज्ञात किया गया था, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो आप ही बताइए, ए इसके लंबवत है, ए इसके अक्ष में है ना। लेकिन अब यहाँ पर न तो अक्ष में करना है और न तो निरक्ष में करना है, इसको डायरेक्ट आपको करना है, तो हम इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं। चलिए, हम लोग को इस बिंदु पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए, इसका न तो अक्ष है, इसके अक्षीय निरक्षीय कुछ नहीं है। अगर निरक्षीय कब होता, जब यहाँ से डायरेक्ट लाइन अगर यहाँ से अगर हम कर दें, ये हम लोग का क्या बन जाएगा, निरक्षीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निरक्षीय। लेकिन हमको निरक्षीय में न तो करना है, न तो अक्षीय में करना है। आप समझ गए होंगे। अब इसको हम मिटा रहे हैं, समझिएगा, ध्यान देने वाला बात है। अब मान लेते हैं कि ए जो है ना, इस थीटा के साथ, इसके साथ थीटा कोण से झुका हुआ है। किस कोण से झुका हुआ है, थीटा कोण से। और इसकी दूरी को हम क्या मान लिए, r मान लिए। तो याद रखिएगा कि जहां पर ध्यान देने वाला है कि उसका दूरी भी मालूम हो और कोण भी मालूम हो, तो उसका जो निर्देशांक हो जाएगा r, थीटा हो जाएगा। और इसको हम ध्रुवीय निर्देशांक बोलते हैं, ध्रुवीय ध्रुवीय निर्देशांक किसको बोलते हैं कि जिसमें दूरी भी रहे और थीटा भी रहे, तो उस निर्देशांक को हम लोग ध्रुवीय निर्देशांक के नाम से हम क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, क्लियर है। आज जो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है। अब समझने वाला बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम लोग को यहाँ इस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, इसको हम लोग को विद्युत क्षेत्र यहाँ पर निकालना है। तो थोड़ा सा गौर करिएगा बाबू कि ये जो विद्युत क्षेत्र निकालना है पी पर, वो न तो अक्षीय है और न तो निरक्षीय है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं
कि माना कि हम लोग का अक्षीय है, तो अक्षीय मतलब कौन अक्ष है? एक्स अक्ष है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? अक्षीय है। थोड़ा सा हम इसको छोटा बना दे रहे हैं कि ऊपर ज्यादा टच कर जाएगा। तो इस पी है और पी को आर कॉमा का मान लिए थीटा मान लिए, और इसको मान लेते हैं अक्ष एक्स अक्ष। तो याद रखिएगा कि जब अक्ष इसको मान लिए एक्स अक्ष मान लिए हैं, इसको कौन अक्ष मान लिए? एक्स अक्ष मान लिए हैं, तो हम क्या किए हैं कि इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से हम पीछे की ओर काटिए, बढ़ा दिए। डॉटेड लाइन से हम इसको क्या कर दिए? पीछे बढ़ा दिए। ओके, अक्षीय। अब याद रखिएगा कि अक्षीय जो होता है, अक्षीय हम लोग का ये हो गया, और निरक्षीय जो होता है उस अक्ष का लंबवत होता है। इस अक्ष का क्या होता है? लंबवत। तो मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे रेखा है, इसका लंबवत रेखा हमारा ऐसे ही जाएगा ना बाबू, इसीलिए इसका जो लंबवत रेखा हम खींचेंगे ऐसे खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये अक्षीय और ये क्या? निरक्षीय। ये हम लोग का लंबवत हो गया। लंबवत इसलिए खींचे हैं कि जब इसको x माने हैं तो आप जानते हैं कि हमारा y अक्ष, इसको y अक्ष मानेंगे, और y अक्ष एक दूसरे के लंबवत होता है। जब उसको x अक्ष मान लिए हैं तो उसको हम क्या मानेंगे? y अक्ष, और y अक्ष जो होता है x अक्ष के क्या होता है? लंबवत होता है। क्लियर है? इसको हम क्या मान लेते हैं? y डैश, इसको मान लेते हैं x डैश। कंफर्म हो गया? क्लियर है? अब आगे ध्यान देने वाला है बाबू, समझिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे हैं बाबू, थोड़ा सा डायग्राम को अच्छा और समझिएगा कि जो P वेक्टर है ना, x और y के बीच में, ध्यान रखिएगा, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में है। जब इसके और इसके बीच में है तो हम क्या किए कि P वेक्टर को वियोजित कर दिए। वियोजित मतलब तोड़ना होता है। P वेक्टर को दो भागों में बांटेंगे, तब P वेक्टर को दो भागों में बांटेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा, एक इस साइड में चल जाएगा और एक हमारा जो जाएगा, याद रखिएगा, एक हमारा ये हो जाएगा और एक हमारा अक्ष कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। चलिए, और याद रखिएगा तोड़े हैं दो भागों में P वेक्टर को, तो जिधर आप लोग का थीटा रहता है इसको याद रखिएगा। थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि इसको किस भाग में? x भाग में तोड़ते इसको px माने, और इसको किस भाग में तोड़े हैं? y भाग में, तो इसको py माने हैं। तो याद रखिएगा px बराबर p cos थीटा। एक बार ध्यान देने वाला है कि जिस अक्ष में टूटता है, जिसके साथ थीटा रहता है उसको cos थीटा मानते हैं। तो किसको तोड़े हैं? p को तोड़े, इसलिए p cos थीटा। किस अक्ष में? x अक्ष में, और यहाँ लिखेंगे p sin थीटा। ओके, उसको px बराबर p cos थीटा, इसको py बराबर p sin थीटा। इतना हम डायग्राम का कर दिए, बना दिए। ओके, और इसी को रचना में हम लोग का करना है, लिखना। इतना डायग्राम का आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिएगा, तो लिखिएगा, माना कि AB, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है का मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर, O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि AB विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण का P इक्वल 2 QL है।
जिनका ध्रुवीय निर्देशांक P r, थीटा है। ओके, माना कि ए भी एक विद्युतीय ध्रुव है का मध्य बिंदु O है, O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि ए भी विद्युत ध्रुवागुण का ध्रुवागुण P बराबर 2 की है जिनका ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा है। इतना समझ गए होंगे। चलिए, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतना रचना को समझ रहे होंगे, आई होप समझ रहे होंगे। चलिए, अब यहाँ लिखने समझिएगा, इसको आपको इस जब प्रूव करिएगा तो इस डायग्राम को आपको उतारने की जरूरत नहीं, लेकिन हम समझाने के इस डायग्राम को लिखेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ लिखेंगे पैराग्राफ कर P वेक्टर को दो भागों में वियोजित करने, P वेक्टर को दो भागों में वियोजित करने पर उदासीन घटक Px इक्वल P cos थीटा और लंबवत घटक Py बराबर P sin थीटा है। ओके, P वेक्टर को जो P वेक्टर हमारा है वो कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में बांटे हैं। जब 2 भागों में बांटे हैं, वियोजित किए हैं, तो उसका उदासीन घटक वो Px हुआ जो P cos थीटा है और Py जो है P sin थीटा है। ओके, लिखेंगे अब इतना कम रचना लिख दिए, लेकिन थोड़ा सा गौर करिएगा बाबू कि जब इसको बांटे हैं तो Px जो है किस अक्ष में, अक्ष के विषय, इसलिए इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र हम लोग का जो P पर जो होगा हमारा जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र होगा Ex वेक्टर, इसको Ex मान लिए, अक्षीय में हो गया। और याद रखिएगा कि आप लोग देखे थे कि जब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होता है वो विद्युत ध्रुवागुण के क्या होता है? विद्युत ध्रुवागुण के क्या होता है? हम लोग का विद्युत ध्रुवागुण के क्या होता है? विद्युत ध्रुवागुण के ही दिशा में होता है। तो जब बांटे हैं कि उसी दिशा में हो जाएगा तो X हो जाएगा। अब दूसरा का बात करेंगे बाबू, ध्यान रखिएगा, जब निरक्षीय जो होता है तो निरक्षीय जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका क्या होता है? उल्टा। तो इसका उल्टा जो होगा ऐसे हो जाएगा उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो ऐसे उल्टा हो जाएगा। आप लोग देखे थे निरक्षीय में ऐसे उल्टा आया होगा, देखिएगा उल्टा है ना, देखिए इधर है तो ऐसे है और उसी दिशा में गया था। इस डायग्राम को हम निरक्षीय को हम EY माने हैं तो EY वेक्टर इक्वल इतना हो जाएगा, EY वेक्टर इक्वल इतना हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। देखिए काहे इसे डायग्राम बनाने हैं, तो जो अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है अक्ष के ही अनुदिश चला जाएगा, और निरक्षीय में जो होता है वो क्या होता है? विद्युत ध्रुवागुण के विपरीत होता है। तो विद्युत ध्रुवागुण हमारा इधर है तो उसका विपरीत इधर ही होगा। अब देखिए इसका जो परिणामी होगा हम लोग का, तो परिणामी जो होगा यहां से निकलेगा, इसको डॉटेड लाइन से मिला दिए हैं तब परिणामी हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो कहा ऐसे Ex हो जाएगा अक्षीय स्थिति में, EY वेक्टर हो जाएगा निरक्षीय में। ठीक है, तब यहां पर लिखिएगा। अब अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिएगा अक्षीय में हम लोग क्या पढ़े होंगे? E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P बाई क्या था R। आप लोग यही ना पढ़े होंगे बाबू। तो यहाँ भी लिखेंगे अक्षीय को, तो E यहाँ पर x माने अक्षीय को 1/4 एप्सिलॉन नॉट और 2 वहां P था तब ने P माने होंगे, लेकिन आप P का काम कर रहे हैं, Px बाई का हो जाएगा R।
ओके, तो Ex इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ 2p cos थीटा बाई का हो जाएगा r3। ये अक्षीय में हो गया, किस में हो गया, अक्षीय में। अब यहाँ लिखेगा निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ EY मान रहे हैं। कल पढ़े थे कि निरक्षीय में कितना होता है, तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो E निरक्षीय को Y माने EY, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ P/R³ तो होगा लेकिन आप PY मानेंगे। क्लियर है, इसको लिखेंगे तो EY इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ P साइन थीटा बाई का बन जाएगा R, इस बीच में हो जाएगा। ये कहाँ पर होगा, निरक्षीय में। ये हम लोग का दोनों निकाल दिए, तो अक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना हो जाएगा और निरक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना हो जाएगा। ओके, चलिए क्लियर है। अब इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिएगा अच्छा से। देखिए अब यहां लिखिएगा, यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E वेक्टर हो तो E वेक्टर इक्वल Ex वेक्टर प्लस Ey वेक्टर होगा। देख लीजिए, इसको E वेक्टर माना गया परिणामी। क्लियर है ना बाबू। और याद रखिएगा कि ये जो इफ थीटा इक्वल कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाए। क्यों 90 डिग्री होगा समझिएगा, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो जब एक्स और वाई अक्ष के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए इसके बीच का कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90। तो जब 90 लेंगे तो हम लोग का जो आप लोग हल करिएगा, 90 लेने के बाद हम लोग का जो वैल्यू आके आप लोग चेक कर लीजिएगा, EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर होता है। नहीं विश्वास है तो आप लोग जानते हैं, जब इसको पुट करिएगा तो आप लोग फार्मूला ऐसे आएगा, EX स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर प्लस 2EX EY cos थीटा। यहाँ 90 पुट करिएगा तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सब कुछ 0 कर देगा। याद रखिएगा, cos 90 का वैल्यू 0 दे, सब कुछ 0 कर देगा, इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हटेगा तो क्या बचेगा, नहीं बचेगा बाबू। इसीलिए यहाँ डायरेक्ट लीजिए, इतना तो आपको समझ गए होंगे। काहे 90 लिए, ये भी समझ लीजिए, एक्स और वाई है, एक्स और वाई के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री होता है, पता है। चलिए अब यहाँ पर मान बैठा दिया जाए, और जो आप लोग का मान है उस मान को यहाँ पर बैठा देंगे, जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा E इक्वल क्या हो जाएगा, EX का वैल्यू, तो EX कितना है, तो EX जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा, 2p cos थीटा बाई कितना है, R3। यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई R3। देखिएगा E इक्वल, यहाँ कॉमन ले रहे हैं, देखिए तो किसका किसका कॉमन निकले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में P भी है तो P का भी कॉमन लेंगे, और दोनों में R भी है तो P बटा R लिख सकते हैं P बाई P, और यहाँ लिख सकते हैं R3। ए स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे, देख लीजिए अच्छा से, P दोनों में है, 1/4 दोनों में है, और R3 भी दोनों में है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ 2 बचेगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा,
साइन थीटा का स्क्वायर मिलेगा। देख लीजिए, क्लियर है ना। E इक्वल, इसको हल कर देखिएगा तो ए हमारा रूट से बाहर निकल जाएगा, तो P बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू हो जाएगा ना बाबू। और इसको रूट में जब दिखाया जाएगा तो 4 cos a स्क्वायर थीटा प्लस साइन a स्क्वायर थीटा। ओके, तो E इक्वल क्या हो जाएगा, E इक्वल, तो E इक्वल का बात करेंगे तो P इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और यहाँ जब करेंगे तो क्या है 3 cos a स्क्वायर थीटा, एक तोड़ दे रहे हैं तो cos a स्क्वायर थीटा आप प्लस साइन a स्क्वायर थीटा। E इक्वल P बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और यहाँ हो जाएगा 3 cos a स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यही हम लोग का हो गया किसी भी स्थिति में। तो कोई पूछेगा कि किसी भी स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, किसी भी स्थिति में उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा वो हम लोग कितना होगा, E इक्वल P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू रूट 3 cos a स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा वो। ओके, तो याद रखिएगा कि किसी भी स्थिति में उत्पन्न जो होता है विद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता होता है वो कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, E इक्वल P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू रूट 3 cos a स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे। यहाँ लिख रहे हैं विशेष स्थिति, विशेष स्थिति में पहला पॉइंट डाल रहे हैं। विशेष स्थिति का हम कौन पॉइंट डालने जा रहे हैं, पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट जानेंगे कि यदि थीटा इक्वल 0 डिग्री हो तब थीटा इक्वल 0 डिग्री होगा, E इक्वल P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू रूट 3 cos a स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो E इक्वल P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और 3 cos a स्क्वायर 0 प्लस 1। तो E इक्वल P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा ना, और आ गया 3 cos a स्क्वायर, इसका मान 0 का मान 1 हो जाएगा प्लस 1। इसको हल करेंगे तो P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और यहाँ 4 हो जाएगा। तो E इक्वल P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और यहाँ 2 हो जाएगा। इसको सजा देंगे तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 2P बाई का बन जाएगा आर क्यू। याद रखिएगा कि अगर किसी भी स्थिति में अगर विद्युत क्षेत्र अगर आप लोग को मालूम है, अगर थीटा का मान 0 बैठा दीजिएगा तो ये जो वैल्यू हो जाएगा किस स्थिति का जाएगा, अक्षीय स्थिति का जाएगा। अर्थात इसको ऐसे भी लिख कर सकते हैं, Ex इक्वल 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यू आ जाएगा। कब, जब किसी भी स्थिति में थीटा का मान अगर 0 पुट करते हैं तब। आई होप समझ गए होंगे। चलिए इसका पॉइंट 2 डाल रहे हैं। पॉइंट 2, अगर मान लिया जाए इफ थीटा इक्वल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री का बात करते हैं हम लोग का E इक्वल P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और यहाँ है √3 cos a स्क्वायर थीटा प्लस 1। E इक्वल P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और यहाँ जो हो जाएगा बोलिएगा 3 cos a स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। E इक्वल P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू
और यहाँ cos 90 का मान 0 + 1 हो जाएगा, तो E इक्वल P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यहाँ 1 हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा क्या बन जाएगा आर क्यूब। तो एक किसका है, निरक्षीय, निरक्षीय स्थिति में आया ना हम लोग का, तो इसको लिख सकते हैं ई वाई इक्वल 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वाई का बन जाएगा आर, पी बटा का बन जाएगा हम लोग का आर क्यूब। ओके, पी बटा का बन जाएगा हम लोग को आर क्यूब हो जाएगा। अब हम एक और इसका पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट को विद्युत क्षेत्र की दिशा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा ई एक्स इक्वल क्या है, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई का आ जाए आर क्यूब। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और ई वाई को हम जान रहे हैं ऊपर आया होगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई का है आर क्यूब, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब लिख रहे हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1, तब क्या हो जाएगा, ई वाई बटा ई एक्स हो जाएगा यहाँ, और इक्वल हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई आर क्यूब, और नीचे हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यूब। कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा, p से p भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ई वाई बाई ई एक्स हो जाएगा हम लोग का, और बचेगा क्या, 1 बाई 2 साइन को मिलाकर tan थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा हम लोग का tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का tan थीटा हो जाएगा। ओके, tan का बन जाएगा थीटा, अगर मान लिया जाए, इसलिए 1 बाई 2 tan थीटा इक्वल ई वाई बाई का बन जाएगा ई एक्स। ओके, अगर मान लेते इसको उधर बुलाएंगे तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग का, मल्टीप्लाई करिए तो 2 ई वाई बाई का बन जाएगा ई एक्स हो जाएगा। ओके, इसे और इसको जब थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा, 2 ई वाई बाई ई एक्स। एक जब दिशा का बात करेगा तो, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आप लोगों को दिखा दिए, तो विद्युत परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों का मोटा मोटा पॉइंट याद रखना है ना, मोटा मोटा पॉइंट यही याद रखना है, एक स्पेशल पॉइंट डाल दे रहे हैं, इसमें मोटा पॉइंट यही हम लोग का है ना, ऑब्जेक्टिव में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, बस सबको भूलकर इसी सारांश को याद रख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। पहला, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ई एक्स इक्वल 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर की जो प्रूव कर चुके हैं। और याद रखिएगा इसमें जो होता है ई वेक्टर जो होता है और यहाँ पी वेक्टर होता है, दोनों एक दूसरे के समांतर होता है, इसलिए इसके बीच का कोण कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। यानी ई को हम विद्युत क्षेत्र बोलेंगे और पी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अगर कोई पूछेगा आप लोग से कि अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होता है, क्या बोलिएगा,
E इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र विद्युत ध्रुव के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, तो 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देता है। दूसरा थिंग, निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय में EY होता है और EY इक्वल क्या होता है? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और यहाँ P बाई का होता है आर क्यू P बाई। और यहाँ जब डायग्राम के अनुसार चला जाएगा, यहाँ हम लोग का E वेक्टर ऐसे होता है और P वेक्टर हम लोग का ऐसे होता है, तो इसके बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एक और यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत द्रव्यमान के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, तो कितना बोलिएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। क्लियर है? तीसरा आप लोग का पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आया था, E इक्वल P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू आर रूट 3 cos a स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक कब? किसी भी स्थिति का बात किया गया था, ठीक है। और यहाँ दो कंडीशन आ गया था, यहाँ थीटा का वैल्यू 0 पुट किए होंगे और थीटा का वैल्यू जब 90 पुट किए होंगे तो 0 पुट करने पर हम लोग का EX आ गया था और जब 90 पुट किए थे तो हम लोग का EY आ गया था, ठीक है। और याद रखिएगा 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू है और यहाँ 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई का है आर क्यू। हम लोग यहाँ ये बताना चाह रहे थे कि अगर मान लेते हैं कभी एग्जाम में आप ये भूल गए, है ना, तो आप लोग क्या करिएगा कि किसी भी स्थिति में अगर आपको मालूम है तो वहाँ थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा और थीटा का वैल्यू 90 पुट करिएगा। आप पुट करने के बाद जो हम लोग का वो जो वैल्यू आएगा थीटा जो आएगा वो EX आएगा। EX का मतलब अक्षीय होगा, EY जो होगा EY का मतलब निरक्षीय होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, अक्षीय एवं निरक्षीय विद्युत क्षेत्र का अनुपात EX बाई EY। EX का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर की और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर की। कैंसिल, ए से कैंसिल, p से p कैंसिल, यानी EX बाई का हो जाएगा EY। EX रेशियो EY 2:1 अर्थात यानी EX जो होगा 2 × EY, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ए विद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण ये हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ। तो जितना हम लोग का पॉइंटे था इस चैप्टर में जितना भी आप लोग का कंसेप्ट था, इस तरह से हम लोग का विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश हम लोग का चैप्टर का हो गया, समाप्त हो गया। इसका जो VVI क्वेश्चन है वो VVI क्वेश्चन आप लोग को दे देंगे। ओके, ठीक है, तो इस पर न्यूमेरिकल बनवाएंगे और VVI क्वेश्चन दे देंगे अगला लेक्चर में, और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जल्दी भागेंगे फिजिक्स में भी, ठीक, जिसका पहला चैप्टर आप लोग का समाप्त हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। क्या पढ़ेंगे हम लोग बाबू? गॉस के प्रमेय को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और जो इसका कुछ नहीं पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।